दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आंसर सही बताएंगे। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में आपको अति लघु त्रिपस, लघु त्रिपस, दीर्घ त्रिपस, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का आज के वीडियो में आपको आंसर सहित मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वीडियो अगर आपने क्लिक किया तो पूरा देखना है भाई। पहले नंबर क्या है, 2 नंबर जितने भी क्वेश्चन है, पूरी किताब की बात कर रहा हूँ, पूरी केमिस्ट्री की सिस्टम फाड़ चुका हूँ, मतलब पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। 2 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं आज के वीडियो में आपको आंसर सहित मिलेगा। 3 नंबर वाले पर जितने भी है ना आपके केमिस्ट्री में, जितने भी आपको समझ मिलेगा यार ये वाला काफी इंपॉर्टेंट, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे आज के वीडियो में आंसर सहित मिलेगा। वीडियो को पूरा देखो तो ठीक। 5 वाले जितने भी प्रश्न आपको लग रहे हैं कि यार आज वीडियो सब बताऊंगा, आंसर सही बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो अंत तक देखना। तो बिना देरी किए हुए शुरू करने वाला हूं। तो अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है भाई। पहले नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 2 नंबर में आता है, नाम क्या है, फ्रैंकल दो। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछने का तरीका समझो, क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है। फ्रैंकल दो तथा 60 की 2 से आप क्या समझते हैं परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन ये तरह के पूछाएगा, तो लिखना क्या, आपको हेडिंग डालना फ्रैंकल दोष। अब इसके अंदर कहना कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनका एक धनायन रिक्त कर अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। उदाहरण मतलब एग्जांपल कहना NaCl, AgCl, है ना आदि। ये कितना करके आपको छोड़ देना है। यहां से आपका 1 नंबर पक्का, यहां से 1 नंबर पक्का, 60 की दोष। ये 2 नंबर में आता है। अब बोले अब हेडिंग डालना है 60 की दोष। अब उसके अंदर कहना है कि जब किसी जालक में एक धनायन या एक ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है, तो इस प्रकार तो इस प्रकार के दोष को 60 के दोष कहते हैं। एग्जांपल की बात की जाए NaCl, KCl, AgBr आदि। इतना लिख करके आप 2 नंबर यहां से पा सकते हो। अभी आप देखते रहो, 50 क्वेश्चन बताएंगे, अभी आप पूरा देखते रहो यार। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ये भी आपका 2 नंबर में आता है मेरे। क्या नाम है, मोलरता। जी हाँ, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। मोलरता से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, है ना। इसका सूत्र भी लिखिए। ये क्वेश्चन आप पूछे तरीका लिखना क्या भाई, देखो 1 लीटर विलयन में उपस्थित, है ना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। मोलरता वफादार क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा। अगर ये नहीं भी आता ना तो इस पर न्यूमेरिकल जरूर आएगा। कहना मतलब ये कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। सूत्र की बात किया तो M बराबर, M से बोलते हैं मोलरता, बराबर क्या देगा, विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका मोलरता। यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अभी आप देखते रहो, अभी 3 नंबर भी बताएंगे, 5 नंबर बताएंगे। अभी आप पूरा देखो तो यार। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मोलरता। जैसा कि इसका एक भाई है, दूसरा नाम क्या है, मोलरता। काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग आंसर है इसका। इसका क्या है भाई, 1 लीटर विलायक में उपस्थित, केवल इतना आपको लिखना है, बाकी सब वही लिखा हुआ सेम सम, देख लो, अच्छा मिला लो। 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या NB को मोलरता कहते हैं। ये आपका कंप्लीट। अब सूत्र की बात किया मैंने, सूत्र क्या होता है, M बराबर विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 बटे विलायक का भार। जी हाँ, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में किताब में कुछ दूसरी तरीके लिखा होगा इसका सूत्र, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना वो न्यूमेरिकल के लिए बहुत बेहतर होगा। बाकी आप समझो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। 2 नंबर के क्वेश्चन ये हो गए। चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलिए। चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर, लेकिन स्क्रीन ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम कहते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मोल अंश, जिससे इसका दूसरा नाम क्या है, मोल प्रभाज। तो चाहे मोल अंश बोलो चाहे मोल प्रभाज बोलो, बात एक ही हुई, आंसर तो एक ही रहेगा ना। आंसर लिखना है कि विलय में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलाय की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे x से प्रदत्त करते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, XA + XP बराबर 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो IMP बोलूंगा, मतलब IMP तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर भाई मोल अंश का दूसरा नाम क्या है, मोल प्रभाज। तो भटकने और सोचने वाली बात नहीं, बात एक ही हुई है, ठीक। अब बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का है जी दोस्तों, है ना। अब 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स विभव से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र, है ना, क्या होता है वो लिखिए। ये 2 नंबर में आता है, वफादार सब क्वेश्चन है यार। तो आंसर करना है कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए, E बराबर E0 + 0.0591
बटे एन, log 10OX बटे RED। अगर चाहो तो आप इतना ही लिख करके छोड़ दो, उतना लिखो चाहे लिखो, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि तुम्हें लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। चाहो तो उतना लिखो, चाहे तो लिख करके छोड़ दो। ये भी आपका सूत्र होता है कि E बराबर E0 प्लस 0.591 बटे एन। काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान रखना है, ये सब आपको याद होने चाहिए। दो नंबर का याद होने चाहिए यार, अब याद करना नहीं, ये आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए, केवल रिविजन करना होना चाहिए। चलिए बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 7वां नंबर भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है। विशिष्ट सहायता किसका क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है। मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जरूर जाएगा। सबसे खास खबर ये है कि 1 नंबर में आपका बहुविकल्पीय पूछ लेता है इसका मात्रक। तो ध्यान रखना कि मात्रक इसका, ये क्वेश्चन का मात्रक बहुत जरूरी है यार। चलिए सूत्र आंसर क्या जाएगा, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक की बात की जाए तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। कप्पा बराबर 1/ρ लिखा है, यानी कि इसको बोलते हैं मुंडा हुआ पी, यानी कप्पा बराबर 1/ρ। जैसा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है, पेप्टिकल से क्या समझते हैं, पेप्टिकल कैसे कहते हैं, ठीक। ये भी आ जाता है। आंसर करना है, किसी ताजे बने अवक्षय में उचित विद्युत अपघट को मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टिक कण कहते हैं। जैसा कि ये भी कई बार आ चुका है। चलिए 2 नंबर में आता है भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। और इसका जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा, FeOH का होल थ्राइस यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड। जी हाँ। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट और वीडियो कैसे ले रहे हैं कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कर देना। जैसा तो आपसे स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए अभी आप देखते रहो, अभी और बताएंगे 2 नंबर का। हम देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। 9वां क्वेश्चन क्या है, फैराडे विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। जी हाँ, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभी तो ये 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। कहने मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना चाहिए। इसका दूसरा भाई क्या है, यहाँ प्रथम नियम है, यहाँ द्वितीय नियम है, दोनों बताऊंगा। आंसर आप देखिए नहीं कितना सटीक लिख दिया है। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रभावित की गई विद्युत की मात्रा आवेश के समानुपाती होता है। इसे हम फैराडे विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। यहां से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। इसी के एकदम भाई है, या तो 2 नंबर में आता है या तो 3 नंबर में आता है। नाम क्या है, फैराडे विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। वहां पर प्रथम नियम, यहाँ पर द्वितीय नियम। आंसर करना है, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटकों को विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रभावित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। जैसे कि W1 समानुपाती E1 के, व फिर W2 समानुपाती E2 के। ये जरूरी चीज है, इसको लिखना पड़ेगा। अब देखो W1 का हमें करना क्या है, देखो W1 तो आपको वैसे ही रहेगा, तो W1 वैसे कर दिए, ठीक। अब W1 आपको वैसे हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, बटे का निशान लगा दिया, E1 आपका नीचे हो जाएगा, है ना। वाह क्या मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा है, W2 लिखा है, बटे नीचे लगा देना है E2। इतना आपको कर देना है, बस आपका कंप्लीट, है ना। इतना आप करते हो, यहाँ से आपका तो 2 नंबर या तो 3 नंबर में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सबसे खास बताइए तो ये। चलिए वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। वीडियो अच्छी है या खराब है जरूर कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार रहता है। चलिए अब बात करता हूँ 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। ये भी आपका 2 नंबर में आता है। लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड से आप क्या समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ सो ये 2 नंबर में आता है। आंसर की बात किया तो आंसर क्या लिखना है, वह आयनिक स्पीसीज। आंसर क्या लिखा है, वह आयनिक स्पीसीज। ये अच्छा लिखना बहुत जरूरी है। वह आयनिक स्पीसीज जो संकरण यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होते हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो K4FeCl6 में Cn- के आयन लिगेंड है। जैसा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आता है, वफादार क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पी बला के तत्व क्या है, उन्हें पी बला के तत्व क्यों कहा जाता है। तो लिखना क्या है कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य पी कोश में प्रवेश करता है उन्हें हम पी बला के तत्व कहते हैं, है ना। पी बला के तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन पी कोश में स्थित रहता है। क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉन संयोजकता है ना, वो पी कोश में स्थित रहता है। ये देखते हैं, पी कोश में स्थित रहता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। ये सब वफादार क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप पुराने हो तो कमेंट जरूर करके जाना है। चलिए अभी आप देखते रहो, अभी तो खेल शुरू किया है। बात करता हूँ 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अब हम बात करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। जैसा कि 2 नंबर लिया, अभी भी आप देखते रहिए। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। सबसे लास्ट लेसन का है ये, केमिस्ट्री का। जी हाँ, सो ये 2 नंबर में आता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छुपा रोस्ता क्वेश्चन। अगर आपने इसे ध्यान नहीं दिया होगा तो आज ही तैयार कर लो भाई। आंसर करना है, कार्बोहाइड्रेट ध्रुवक है ना, पॉलीहाइड्रोक्साइड एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं।
यह वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसेक्राइड के कई अणु देते हैं, इसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का 2 नंबर में आता है। अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मोनोसेक्राइड से आप क्या समझते हैं, मोनोसेक्राइड क्या है, मोनोसेक्राइड की तात्पर्य क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई। आंसर की बात याद क्या रखना है, वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते, जल अपघटित नहीं हो सकते या फिर नहीं होती है, ठीक, उन्हें मोनोसेक्राइड कहते हैं या मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का है, बाकी आप जिम्मेदारी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, अक्रिय गैसों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हालांकि यहाँ पे ये बोला गया है अक्रिय गैसों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक तत्व के रिलेशन से है। ऐसा करना है, अक्रिय गैसों की विशेषताएं निम्नलिखित है। अगर हम विशेषताएं बताएंगे ना किताब क्वेश्चन बैग से तो बहुत सारी लिखाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया 2 विशेषताएं लिखो, इसलिए मैं 2 ही बता रहा हूँ। पहला विशेषता क्या है, अक्रिय गैसें रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं। अक्रिय गैस जो होती है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, ठीक। दूसरा नंबर क्या है, ये सभी एक परमाणु गैस है, परमाणु गैस है, मतलब परमाणु में यूज किए जाते हैं अक्रिय गैस है। बाकी आप समझदार हो, समझ गए। करना क्या है, स्क्रीनशॉट वीडियो कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब, पुराने हो तो कमेंट, स्क्रीनशॉट। तो जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करने वाले हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन। जी हाँ, वीडियो को पूरा देखना है। तो अब हम कहते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, अब आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे, जैसा कि 3 नंबर में आता है। कोलराउस के नियम से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, अनुप्रयोग से समझाइए। आंसर करना है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत तनुता की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है, उन्हें हम कोलराउस के नियम कहते हैं, ठीक। यहाँ भी आपका सूत्र हो जाएगा लेमडा एम इनफाइनाइट बराबर लेमडा एन प्लस एन माइनस, ठीक। रही बात कि सर एन प्लस क्या है, तो ये धनायन संख्या है, एन माइनस क्या है, ऋणायन संख्या है, ठीक। अब आपको डालना है अनुप्रयोग कम से कम आपको 2 तो लिखना ही है, ठीक। पहला अनुप्रयोग क्या हो जाएगा भाई, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता, दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा की 3 नंबर में आता है। जी हाँ, चलिए बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका 3 नंबर में आता है। जी हाँ, लिखा क्या है, राउल्ट के नियम, जैसा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी फेमस है, इस बार आने की चांस 90% से ज्यादा है। जी हाँ, हर साल आता है, ये 3 नंबर का आता है। आंसर करना है, अगर आप किताब क्वेश्चन में जाओगे तो काफी लंबा लिखा हो, लेकिन तो आपको नहीं याद करना। मेरा तरीका देखो क्या लिखा है, किसी निश्चित ताप पर द्रव्य में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसे हम या फिर इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट यार, 3 नंबर देगा आपको। सूत्र की बात की जाए तो सूत्र क्या लिखना है कि P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी कंप्लीट। राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखना बहुत जरूरी है, नहीं नंबर आधा भी नहीं मिलेगा। सीमाएं नहीं लिखते हो ना तो नंबर नहीं दे जाएगा, ये समझ लीजिए आप। पहला सीमा कम से कम 2 या 3 सीमाएं तो याद ही कर लो। पहला सीमा क्या है, यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या है, एनटीपी पर दोनों घटक अब आप सील होना चाहिए। अब रही बात कि सर एनटीपी का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म तुम्हें नहीं लिखना है, केवल सुन लो। एन का होता है नेचुरल, टी का होता है टेम्परेचर, पी का होता है प्रेशर, हिंदी में क्या बोलते हैं सामान्य ताप दाब। ये चीज आपको फुल फॉर्म लिखना नहीं है, आप केवल लिख देना है एनटीपी पर दोनों घटक अब आप सील होना चाहिए, लेकिन आप जान जाओ कि नेचुरल, टेम्परेचर, प्रेशर यानी कि सामान्य ताप दाब। चलिए तीसरा नंबर क्या है, विद्युत अपघट के विलयनों पर राउल्ट के नियम लागू नहीं होता है। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी स्क्रीनशॉट तो जैसे दोस्तों स्टार्ट ले लिया होगा, वीडियो कैसे रही कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। अभी आप देखते रहो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका 3 नंबर में आता है। लिखा क्या है, हेनरी के नियम। जी हाँ, जैसे कि राउल्ट के नियम, कोलराउस के नियम जिस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार से हेनरी के नियम भी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। जी हाँ, लिखना कैसे है, देखो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस की दाब के समानुपाती होता है, जिसे हम या फिर इसे हम हेनरी के नियम कहते हैं। क्या लिखा है, एम समानुपाती पी, क्या लिखा है एम समानुपाती पी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो ये समानुपाती जो निशान हटाओगे ना, देखो इधर एम तो लिखे है, समानुपाती जो निशान हटाओगे तो बराबर लग जाएगा, इसके जगह पर एक नेतांक के जुड़ जाता है, ठीक। बराबर निशान मतलब समानुपाती निशान हटेगा ना तो एक के जुड़ जाएगा, तो एम बराबर कर देगा के पी हो जाएगा, ठीक। अब रही बात कि सर एम क्या है, सर एम क्या है, एम आपकी खुली हुई गैस की मात्रा है, के आपकी क्या है, के आपका समानुपाती स्थिरांक है, पी आपका क्या है, पी आपका समपार गैस का दाब। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये 3 नंबर का आता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, नैनस समीकरण। ध्यान देने वाली बात क्या है, चाहे नैनस समीकरण बोलो चाहे मानक इलेक्ट्रोड बोलो,
चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलो, बातें की। आंसर करना है कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जी हाँ, सो इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए तो सूत्र इसका हो जाएगा E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे N log 10 1 अपान m घात n प्लस ब्रैकेट क्लोज, है ना। सबसे इस आंसर में सबसे जरूरी चीज लिखना क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। ये लिखते ही आपको नंबर मिल जाता है, 3 नंबर की ये भी आता है। जी हाँ, सो चलिए तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। ठीक, वीडियो कैसे रही कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। अब बात करता हूँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभी आप देखते रहो। अब हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका 3 नंबर में आता है। जी हाँ, सो क्या लिखा है, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। जी हाँ, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर लेना है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रक परिवर्तित नहीं होता है या होती है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रक पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें हम या फिर उसे हम शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 का संयोग, तो H2 प्लस Cl2 से आपका क्या बन जाएगा 2HCl। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर ऊपर ये लिखना है कि सूर्य की उपस्थिति में। ठीक, चलिए अब क्या लिखा है, शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक। देखो क्वेश्चन कैसे पूछाएगा, पहले ये सुनिए। शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं तथा इसका शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए, है ना। तो व्यंजक में क्या लिखना है भाई, देखो 2 ही अभिक्रिया है, शून्य कोट प्रथम कोट। तुम तो आसान, हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ 3 अभिक्रिया थी, जैसे शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट। तो हम लोग तो और कठिन था, लेकिन आपके लिए इतना आसान हो गया यार, शून्य कोट को अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया, बाकी खत्म। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से करना, आने चांस है। हेडिंग करना शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक, उसमें करना शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर kt है ना। x बराबर क्या है, kt लिखा है। x क्या है, अभिकारक है। t क्या है, समय में अभिक्रिया है। k क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक, यानी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। बस हो गया, इतना आप कर देते हो तो यहाँ से आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। वीडियो कैसी रही कमेंट जरूर कर देना है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, क्योंकि हम कल और वीडियो लाएंगे न्यूमेरिकल पे। ठीक, अगर आप कहते हो तो। चलिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम ये कैसे बोलेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण से समझिए। ठीक, लक्षण लिखना होता है ना, 3 नंबर में आता है। तो आंसर क्या जाएगा, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। C12H22O11 प्लस H2O, मतलब जल में जब घुलेगा ना मेरे भाई, घुलोगे ना तो क्या बन जाएगा, H धनायन तनु HCl या H2SO4 की उपस्थिति में ग्लूकोज से फैक्टर बन जाएगा, यानी कि C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक, इतना कर लेना है। फिर आपको हेडिंग डालना प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, ये चीज बहुत जरूरी होता है, याद भी होना चाहिए, इस पर सवाल भी आता है, काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है। K बराबर 2.303 बटे T log 10 A बटे A माइनस एक्स। अब लक्षण कम से कम जरूरी ही लिखना, क्योंकि हम 2-3 लक्षण तो लिखना ही पड़ेगा। पहला लक्षण क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धावकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा नंबर क्या लिखा, अभिक्रिया की पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। तीसरा नंबर क्या है, अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 नंबर में आता है, मतलब वफादार क्वेश्चन है। तो 3 नंबर में, कभी कभी तो 5 नंबर में पूछ लिया जाता है ना, तो याद कर लेना है। चलिए बात करता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अब हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका 3 नंबर में आता है, ये तो कभी कभी 5 नंबर में पूछ जाता है, लेकिन मैं 3 नंबर के लेकर चलता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव स्नेह कोलाइट क्या है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सुनो पहले। द्रव स्नेह कोलाइट तथा द्रव वृद्धि कोलाइट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये रहा क्वेश्चन पूछने का तरीका। आंसर करना है, द्रव स्नेह कोलाइट में आपको हेडिंग डालना है। अब उसके अंदर लिखना है वह कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया, है ना, क्या लिखा है, कोलाइडी विलयन बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें हम द्रव स्नेह कोलाइट कहते हैं। फिर से एक बात देख लो, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें हम द्रव स्नेह कोलाइट कहते हैं। उदाहरण मतलब एग्जांपल क्या जगह, स्टार्च, गोंद, प्रोटीन आदि। ये रहा आपकी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको डालना है द्रव विरोधी कोलाइड। जी हाँ, अब इसके अंदर वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से, मतलब स्किल से सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं बनाते हैं, उसे हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। एग्जांपल क्या जगह, FeOH का होल थ्राइड, ठीक, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये क्या लिखा है, H2S3 यानी कि आदि। ये 2 एग्जांपल रहा, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 3 नंबर, कभी कभी तो 5 नंबर में पूछ जाता है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी किस्मत जाने। बट मेरा ख्याल तो ये कि 3 नंबर में आएगा, और काफी वफादार क्वेश्चन है, तो कई सालों से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इस बार भी चांस है, तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले ही लेना है।
जैसे दोस्तों मेरा कहना समझ गए हैं, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। अभी आप देखते रहो, अभी और क्वेश्चन आंसर बताएंगे, अभी 5 नंबर बताएंगे। अभी आप देखो तो यार, चलिए बाकी करता हूँ 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो अब हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। वास्तविक विलयन तथा कोलैटिव विलयन से आप कैसे समझते हैं, उदाहरण देकर समझिए। ये कभी कभी 3 नंबर में आता है तो कभी कभी 5 नंबर में आता है, तो ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर से, लेकिन मेरा कहना ये है कि 3 नंबर में आएगा। जी हाँ, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा तो आएगा। हेडिंग क्या डालना है, वास्तविक विलयन। अब इसमें कहना है कि जिसमें विलय तथा विलय के कणों का आकार बराबर होता है उन्हें हम वास्तविक विलयन कहते हैं, तथा इनके कणों का व्यास 10⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है। इन्हें क्या लिखा है, इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा, है ना, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है ना, इन्हें हम वास्तविक विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात किया तो चीनी, यूरिया, ग्लूकोज आदि। ठीक, अब हेडिंग डालना है कोलैटिव विलयन। इसमें क्या लेना है, वे विलयन जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा तथा 1000 नैनोमीटर से कम होता है उसे हम कोलैटिव विलयन कहते हैं। ठीक, इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसको हम अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम कोलैटिव विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, मतलब हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात किया तो गोंद, स्टार, जिलेटिन आदि। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी 3 नंबर में तो कभी कभी 5 नंबर में, तो मेरा कहना समझ ही गया है, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 24 नंबर क्वेश्चन। अब वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना है ना। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका 3 नंबर में आता है। जी हाँ, 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्रासरण तथा विसरण में अंतर लिखिए। प्रासरण से तथा विसरण में अंतर लिखिए, तो आप एक तरफ हेडिंग डालना प्रासरण क्रिया, एक तरफ का आपको हेडिंग डालना विसरण की क्रिया। ठीक, अब नंबर 1 लिखना है कि प्रासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक हो, प्रासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है। इसमें कहना है कि विसरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, मतलब इसका अगर इधर वाला आपको आने लगा तो इसका उल्टा कर दो। इधर दूसरा नंबर क्या लिखा है कि प्रासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है। इधर क्या लिखना है कि विसरण ठोस, द्रव व गैस किसी भी अवस्था में होती है। तीसरा नंबर क्या लिखना है कि प्रासरण में विलय के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। विसरित मतलब होता है फैलना, एक ही दिशा में फैलता है। ऐसा कहना है कि विसरण में विलय तथा विलय दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। प्रत्येक मतलब अलग अलग दिशा में फैलती रहती है। जैसे दोस्तों आप 24 नंबर का क्वेश्चन समझ गए, ये 3 नंबर का आता है। चलिए बात करता हूँ 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम कहते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, वर्ण सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए। ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, ये पूरा मेरे भाई 3 नंबर में आता है, कभी कभी 5 नंबर पूछ लिया जाता है। ठीक, तो डिपेंड है टीचर के ऊपर, है ना। वर्ण सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए, है ना। तो लिखना क्या है आंसर, किताब क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो काफी लंबा है, आप नहीं याद कर पाओगे, बट मेरा बताया गया तरीका क्या है, बहुत सटीक माध्यम में भाई। एक बार देखो तो यार क्या लिखा है कि वर्ण सिद्धांत की अवधारणाएं निम्नलिखित है। नंबर 1 लिखना है उपसार संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। नंबर 1 लिखना है प्राथमिक संयोजकता, और नंबर दूसरा का लिखना है द्वितीय संयोजकता। ठीक, दूसरा नंबर लिखना है प्राथमिक संयोजकताएं आयनीय, है ना, आयनीय, और द्वितीय संयोजकताएं आयनीय होती हैं। ठीक, तीसरा नंबर लिखना है धातु की द्वितीय संयोजकताएं धातु के चारों ओर त्रिविमीय आकाश में, है ना, एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से, क्या लिखा है, एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होते हैं। तो ये मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 3 नंबर में, कभी कभी 5 में आ जाते हैं, जैसा कि आई होप मैंने कहना समझ गए। तो हम कहते हैं 26 में उसको लिखा है, 26 में लिखा है भौतिक अवशोषण एवं रासायनिक अवशोषण से आप क्या समझते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर वाला क्वेश्चन एक ना एक तो पूछा जाएगा। ठीक, तो एक तरफ आपको लिखना होगा भौतिक अवशोषण, एक तरफ आपको लिखना है रासायनिक अवशोषण। ठीक, अब इसमें लिखना क्या है, यह वंडर वाश बलों के कारण होता है। इधर लिखना है यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। यह वंडर वाश बलों के कारण होता है। ठीक मेरे भाई, दूसरा नंबर कहना है यह प्रकृति के, है ना, प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। ठीक, तीसरा नंबर कहना है यह प्रकृति में है ना, यह प्रकृति में अतिक्रमणीय है, यह अनुत्क्रमणीय है। ठीक, चौथा नंबर क्या लिखना है, इसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या लिखना है, कभी कभी उच्च सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होता है या होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक तो अंतर जरूर दिया जाएगा। चलिए बात करता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैसी वीडियो लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना भाई। नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है वुटज फिटिंग अप क्रिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, दोनों मिला करके 3 नंबर में आते हैं, है ना, कभी कभी तो ये दोनों मिला करके 5 नंबर में आ जाते हैं। तो ध्यान रहे, नंबर मत जाइए, इसको याद कर लेना है यार, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या लिखना है, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को वुटज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। ठीक, ये रहा आपका हमारा टॉलुइन रहा, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए ये इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्लोरोबेंजीन जो है Cl+2Na बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराओगे तो क्या प्राप्त होगा, ये टॉलुइन है, CH3 ऊपर लिखा है, टॉलुइन प्लस NaCl की उपस्थिति में। ठीक, तो ये आपको जैसा लिखा है वैसे आपको वुटज फिटिंग अपक्रिया नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है।
28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, केनिजारो अपक्रिया। जी हाँ सो आंसर सही है। उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, कास्टिक क्षारों के शांत विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में चेत तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यह अभिक्रिया मतलब यह केनिजारो अभिक्रिया कहलाता है ना। ये रहा आपका भाई एग्जांपल। तो क्या जाएगा 2HCHO है ना, 2HCHO प्लस NaOH से आपका जब क्रिया कराओगे तो क्या जाएगा CH3OH प्लस HCOONA। जी हाँ, इतना करके आपको छोड़ देना है। यहाँ से आपका 3 नंबर तो 5 नंबर पक्का जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, ये लिखा है एल्डोन संघनन। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ जाता है। आंसर लिखना है कार्बोनिल है कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है NaOH का POH का होल ट्वाइस आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। ठीक, एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं भाई। ये 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, आ चुका कई बार। ठीक, एग्जाम्पल के नाम CH3CHO प्लस H इंटू CH2CHO से आपका क्या बन जाएगा CH3CH मतलब OH है ना, OH ब्रैकेट के अंदर फिर CH2CHO। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मेरे भाई आ चुका है। बाकी अगर समझदार हो समझते हो। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो ये आपका नाम क्या है एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु समझ गए ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, हेलोजन अपक्रिया। जैसा कि मैंने बहुत सटीक भाषा में लिखा है, किताब क्वेश्चन बन जाओगे तो बहुत लंबा मिल जाएगा, लेकिन मैंने बहुत सटीक कर दिया है। लिखा क्या है, यौगिकों में से किसी भी एक यौगिक को हेलोजन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर हेलोफार्म बनता है। ठीक, उसे हम हेलोजन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना है C2H5OH प्लस 4Cl2 प्लस 6NaOH है ना। फिर अपक्रिया करा क्या बन जाएगा CH3 प्लस है ना 5NaCl प्लस HCOONA प्लस 5H2। अगर आप ये शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं भी पढ़ते आ रहे तो इसको किसी तरीके से रट्टा मान लो कि इनमें से आने ही आना है ना। 2-3 क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर के क्या आएंगे, बाकी ये आपकी जिम्मेदारी। जैसे दोस्तों मैंने 30 के 30 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सही बताया है, 3-3 नंबर वाले। चलिए बगता हूँ 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपकी किताब में है 5-5 नंबर वाले, उनको बताने वाला हूँ। तो वीडियो करना क्या है, पूरा देखना है। वीडियो पसंद आ रही है नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी है। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा 5-5 से वाले क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। जैसा कि दोस्तों ये 5 नंबर में आता है, अगर आप समझदार हो तो समझ गए। ये पूरा 5 नंबर में आता है। IMP है मेरे भाई, IMP मतलब पता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझदार हो समझ गए। 32 नंबर से क्या लिखा है, 32 नंबर से क्या लिखा है, लेंथेनाइड अंकुचन क्या है, लेंथेनाइड अंकुचन की परिमाण सहित विशेषताएं बताइए। ठीक, ये भी IMP क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये सब बताने वाले क्वेश्चन है, ये सब 5-5 नंबर में आते हैं। अगर आप कहते हो तो इसका आंसर भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक दंतुर द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इनको भी आपको तैयार कर लेना है, ये भी 5 नंबर में आता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिपिड क्या है, इनके प्रमुख विशेषताएं, इनके मुख्य कार्य क्या है, सबसे लास्ट लेसन का है। चलिए सबसे आखिरी पार्ट का है। 35 नंबर से क्या है, प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है, जैसा कि ये भी 5 नंबर में आता है। चलिए 36 नंबर से क्या है, प्रोटीन के व्यक्तिगत से क्या तात्पर्य है, प्रोटीन के व्यक्तिगत से क्या तात्पर्य है, IMP क्वेश्चन है मेरे भाई, IMP क्वेश्चन है, सारे के सारे IMP है। ठीक है, 37 नंबर से क्या है, ग्लूकोज की संरचना सूत्र लिखिए तथा इसकी है ना 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। IMP क्वेश्चन है, सबसे लास्ट का है मेरे भाई। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, ये भी आता है। 42 नंबर से क्या है, हाफ में ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। जी हाँ, ये भी आ चुका है कई बार से। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, रोजमुंड अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो अभी 10 क्वेश्चन और है 5-5 नंबर वाले, उनको देख लो। मतलब आज वीडियो आपको आंसर नहीं बता पाया हूँ, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि यार लेट हो रहा है मुझे भी। ठीक, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मुझे माफ करना। बट अगर आप कमेंट करते हो तो इसके लिए आंसर वाली वीडियो 5-5 वाली वीडियो कल आ जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए लाऊंगा। चलिए बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभी और देखो। ठीक, तो अब मैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है ना। और 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, रायमंड टीमन अपक्रिया। जी हाँ, सो देखो ये हमेशा कभी 5 नंबर में अकेले नहीं पूछा जाएगा। मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या है 5 नंबर में नहीं आएगा, ये 2 क्वेश्चन को लेकर के आता है 5 नंबर में। सबसे बड़ी खास बात ये है कि 2 क्वेश्चन मिला के पूछता है कि मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया और रायमंड टीमन अपक्रिया और संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर में आता है, 2 क्वेश्चन ले आके। ठीक, 43 नंबर से क्या, हाफ मैन ब्रोमोएमाइड अपक्रिया और ना 44 नंबर से क्या, रोजमुंड अपक्रिया। ये दोनों मिलाकर के 5 नंबर में आएंगे। ठीक, तो तैयार जरूर कर लेना है, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, कोई बताने वाली बात बिल्कुल नहीं है। चलिए 45 नंबर से क्वेश्चन क्या है, उप सहसंयोजन यौगिक में संयोजकता आबंध सिद्धांत पर VBT को समझाइए। ये क्वेश्चन काफी कठिन है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो भैया आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर पढ़े नहीं हो तो बात देख लो, अगर समझा रहा। बाकी अगर कमेंट करते हो तो आंसर वाली वीडियो आ जाएगी, ऐसा नहीं है यार। ठीक,
46 नंबर से क्या है, ये आईपीएससी है। हमेशा ये आईपीएससी 5 नंबर में 3-4 को देखो, अगर सही रियलिटी पूछा है तो आईपीएससी केवल 5 नंबर में ही आता है। लेकिन सबसे खास सबसे बड़ी बात ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्या है, COCl2 है ना, EN ब्रेड क्लोज 2 फिर Cl लिखा है। आईपीएससी नामकरण कीजिए। हाँ, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, Fe4 FeCl6 है ना, इधर 3 लिखा है ब्रैकेट क्लोज करके। ये भी आपको दोनों का आईपीएससी करना है। फिर नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत रसायन श्रेणी से किसे कहते हैं, इनके लक्षण लिखिए, है ना। ये भी आपका पूरा पूरा 5 में आता है ना। IMP क्वेश्चन है भाई। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का लिखा है कि पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक जो बच्चा न्यूमेरिकल लगा लिया समझो वो पास है। तो निश्चित ये न्यूमेरिकल पर वीडियो आ जाएगी, बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिए, है ना। 50 नंबर क्या है, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा है केमिस्ट्री में, तो हम तुमको बताएं कोई ऐसा क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं जो करवाया नहीं। आज वीडियो सब कुछ मैंने बता दिया, पूरी केमिस्ट्री धुआं हो चुकी है। न्यूमेरिकल की वीडियो अलग से आ जाएगी। बाकी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करना है। आई होप, आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर बनते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।